हूणों का आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के विघटन में हूणों के आक्रमण को महत्वपूर्ण कारण माना जाता रहा। हूण मध्य एशिया की एक लड़ाकू जनजाति थे। 4वीं सदी के मध्य में उन्होंने ससानियन साम्राज्य पर हमला किया तथा 5वीं सदी के मध्य हूणों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, परंतु इस काल में हूणों को सफलता नहीं मिली तथा गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को विफल बना दिया। कई स्रोतों से इस बात की पुष्टि होती है। एक तरफ जहाँ स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छों को पराजित करने का दावा किया गया है, वहीं ससानियन और रोमन स्रोतों से भी हूणों की भारत में सफलता का जिक्र नहीं मिलता है, परंतु इस आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध टूट गए। इससे गुप्त अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। स्कंदगुप्त के पश्चात बुद्धगुप्त जैसे शासक तथा उसके उत्तराधिकारी हूणों का आक्रमण नहीं रोक सके। अंततः 5वीं सदी के उत्तरार्ध में तोरमाण के नेतृत्व में हूणों ने उत्तर पश्चिम में मध्य प्रांत तक का क्षेत्र जीत लिया। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में तोरमाण का उत्तराधिकारी मेहेरकुल हुआ। ऐसा बताया जाता है कि 532 ईस्वी के लगभग गुप्तों का मालवा स्थित प्रांतपति यशोवर्मन ने हूणों को पराजित किया तथा उन्हें उत्तर की ओर खदेड़ दिया, परंतु फिर भी गुप्त साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकी। यद्यपि भारत में हूणों की सफलता अल्पकालिक सिद्ध हुई, परंतु इसमें भारत की प्रचलित राजनीतिक एवं आर्थिक संरचना को अपने ढंग से प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य का पतन गुप्तों के पतन के कारण प्राचीन मध्यकालीन भारतीय राज्यों के विघटन होने के कारणों से अलग-अलग नहीं थे। गुप्तों के पतन के कारण प्राचीन और मध्य भारतीय राज्यों के विघटन होने के कारण अलग नहीं थे। प्रशासनिक अकुशलता, कमजोर उत्तराधिकारी और गतिशील अर्थव्यवस्था साम्राज्य के ह्रास के कुछ मूलभूत कारण थे। उसके साम्राज्य में अत्यधिक विस्तार, विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह ने इसे और निकट बनाया। ज्येष्ठाधिकार संबंधी निश्चित नियम के अभाव एवं अत्यधिक केंद्रीकरण ने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में कई बार अव्यवस्था उत्पन्न की। इस बात के निश्चित प्रमाण है कि कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए गृह युद्ध हुए। हमारे पास वृद्धगुप्त के उत्तराधिकारी का उदाहरण है। साथ ही बंगाल में विनयगुप्त तथा एरन में भानुगुप्त शासन कर रहा था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि छोटी मोटी लड़ाइयों और राजगद्दी के लिए संघर्ष में साम्राज्य के संसाधन का विनाश हो रहा था। गुप्त साम्राज्य की परिस्थिति जन कमजोरियों के अतिरिक्त उत्तरकालीन गुप्त शासकों के कमजोर व्यक्तित्व ने साम्राज्य के पतन में पर्याप्त योगदान दिया। इसकी शांतिवादी नीति ने भी प्रशासन एवं सैन्य क्षमता पर बुरा प्रभाव डाला। लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। हालांकि स्कंदगुप्त ने हूणों की बाढ़ को प्रभावकारी ढंग से रोक दिया, परंतु उसके उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए एवं हूण आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। हूणों ने ऑक्सस घाटी में पैर जमाने के बाद भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहले बुद्धगुप्त के काल में वे प्रकट हुए। उन्हें तोरमान के नेतृत्व में उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े भाग और आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक हिस्से पर अधिकार कर लिया। उनके आक्रमण का परिणाम गुप्त साम्राज्य के लिए विघटनकारी साबित हुआ। केंद्रीय सत्ता कमजोर होते ही अधीनस्थ सामंतों ने पृथकतावादी रुख अपनाकर साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया। उत्तरी और दक्षिण पूर्व बंगाल में नियुक्त राज्यपालों में साम्राज्य स्वयं को गुप्त नियंत्रण से अलग कर लिया। यमुना नर्मदा के क्षेत्र और मगध ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी एवं वे उत्तरकालीन गुप्त कहलाए। मौखरियों ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त की एवं कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसमें
सबसे बड़ा विद्रोह पश्चिमी मालवा के यशोवर्मन का था, जिसने मिहिर कुल को पराजित किया था। वह स्वतंत्र हो गया और उसने हिमालय से ब्रह्मपुत्र तक व्यापक विजय अभियान चलाया। यद्यपि उसका साम्राज्य ज़्यादा अवधि तक जीवित नहीं रहा, परंतु इसने एक परंपरा की शुरुआत की जिसमें सामंत केंद्रीय अधिसत्ता से संबंध तोड़कर अलग होने लगे। आर्थिक ह्रास ने भी पतन में योगदान दिया। स्कंदगुप्त 467 ईस्वी के शासनकाल के पश्चात पश्चिमी मालवा एवं सौराष्ट्र में शायद ही कोई गुप्त सिक्का या अभिलेख पाया गया है। 473 ईस्वी में रेशम बुनकर की एक श्रेणी द्वारा गुजरात से मालवा पलायन करने एवं दूसरा पेशा अपनाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा स्थापित वस्त्रों की एक अलग मांग की वस्त्रों की अब उतनी मांग नहीं थी। 5वीं शताब्दी के बाद गुप्त शासकों द्वारा जारी सिक्कों में सोने की मात्रा कम हो गई। 5वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत के पूरी तरह हाथ से निकल जाने से गुप्त शासक व्यापार वाणिज्य में होने वाले भारी राजस्व से वंचित हो गए। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के इन मुख्य कारणों के अलावा हमें यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि मौर्यों के बाद वास्तविक रूप से कोई भी साम्राज्य अस्तित्व में नहीं आया। मौर्य काल के बाद भारतीयों की सोच अराजनीतिक हो गई। भारतीयों के चिंतन में एक परिवर्तन का कारण सामंतवाद का उदय था, जो 7वीं सदी तक स्थापित हो गया। गुप्तोत्तर काल भारत के राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के पतन के पश्चात एक नवीन प्रवृत्ति का आविर्भाव हुआ। यह प्रवृत्ति थी विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना। यद्यपि इस काल में थानेसर के वर्धन, दक्षिण के चालुक्य, पल्लव जैसी बड़ी शक्तियों का उद्भव हुआ। यद्यपि इन साम्राज्यों को किसी भी दृष्टि से अखिल भारतीय नहीं माना जा सकता। गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत में थानेसर के वर्धन वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, मगध मालवा के उत्तर गुप्त, बंगाल क्षेत्र के गौड़, सौराष्ट्र के मैत्रक और कामरूप, उड़ीसा और कश्मीर क्षेत्र के महत्वपूर्ण राज्यों का उद्भव हुआ। बहुराज्यीय व्यवस्था के विकास का कारण डी कौशाम्बी से लेकर आर एस शर्मा तक बहुराज्यीय व्यवस्था का कारण राजनीतिक विघटन को माना और राजनीतिक विघटन को सामंती संबंधों से जोड़ा है। दूसरी तरफ बी.डी. चट्टोपाध्याय तथा हरमन कुल के जैसे विद्वानों ने बहुराज्यीय व्यवस्था को राजनीतिक विघटन नहीं अपितु राजनीतिक संगठन से जोड़कर देखा है। इनका मानना है कि भूमि अनुदान के कारण नए क्षेत्र में कृषि का प्रसार हुआ तथा फिर कृषि अधिशेष के कारण नए क्षेत्रों में राज्य निर्माण को बल मिला। थानेसर का पुष्पभूति वर्धन वंश अध्ययन के स्रोत में 6वीं सदी के उत्तरार्ध और 7वीं सदी के पूर्वार्ध में थानेसर ने वर्धन या पुष्पभूति वंश नाम के राजनीतिक शक्ति का उद्भव हुआ। इस वंश का संस्थापक पुष्पभूति था। उसी के नाम पर वंश का इतिहास ज्ञात है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में इस वंश का वर्णन मिलता है। पुष्पभूति वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में किसी ठोस जानकारी का अभाव है, परंतु ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि वह गुप्तों के अधीनस्थ सामंत या अधिकारी था। गुप्त शासन के पतन के समय उसने पूर्वी पंजाब वर्तमान हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित करने की सफलता प्राप्त की। इस वंश में अभिलेखों में उसे शैव धर्म को मानने वाला बताया गया है। हर्षवर्धन के काल के इतिहास के अध्ययन का एक सबल पक्ष है अध्ययन स्रोतों की बहुलता। वस्तुतः इस काल में अध्ययन में जितनी प्रचुरता में साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, उतनी मात्रा में यह स्रोत भारतीय शासकों में अशोक एवं मुगल शासकों को छोड़कर दूसरे किसी भी शासक के काल में अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं, परंतु इसका निर्बल पक्ष भी है। वह है समकालीन ग्रंथों की प्रामाणिकता तथा निष्पक्षता पर प्रश्न। बाणभट्ट और हेनसांग के विवरण की प्रामाणिकता का परीक्षण करें तो इसके विपक्ष में तर्क है कि बाणभट्ट हर्ष का दरबारी लेखक था।
तथा उसके दरबारी परंपरा का निर्वाह भी किया। उसने प्रशस्तिपूर्ण गद्य लेखन की एक नई पद्धति आरंभ की। हर्षवर्धन बाणभट्ट के ग्रंथ हर्षचरित का नायक है तथा उसके व्यक्तित्व के चरित नायक की परंपरा का निर्वाह किया गया। अंततः बहुत ही स्वाभाविक है कि बाणभट्ट ने हर्ष के बारे में कोई भी ऐसा विवरण नहीं दे सकता जो न्यायोचित मर्यादा के विपरीत रहा हो। अंततः इस ग्रंथ का जो भी साहित्यिक महत्व रहा हो, किंतु अध्ययन स्रोत के रूप में इसकी एक सीमा बंध जाती है तथा इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यही तथ्य बहुत हद तक ह्वेनसांग के विवरण पर भी लागू होता है। वस्तुतः ह्वेनसांग लगभग 8 वर्षों तक हर्ष के संरक्षण में रहा। फिर जब वह भारत से लौटा तब भी उसे हर्ष से सुरक्षा प्राप्त हुई थी। दूसरे ह्वेनसांग और हर्ष के धार्मिक विश्वास एक थे। अतः स्वाभाविक है कि हर्ष की ओर ह्वेनसांग का पूर्वाग्रह झुकाव था। तीसरे ह्वेनसांग का लेखन बहुत हद तक बौद्ध नैतिकता से प्रभावित था। बौद्ध दृष्टिकोण के प्रभाव में उसने यथासंभव तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा। उदाहरण के लिए ह्वेनसांग अपने विवरण में लिखता है कि हर्ष ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या पर पाबंदी लगा दी, किंतु इस तथ्य की पुष्टि किसी दूसरे स्रोत में नहीं होती। उसी प्रकार उसने यह भी लिखा कि यहाँ बच्चे माता पिता के प्रति अत्यधिक आदर रखते हैं तथा उसकी सेवा करते हैं। इस तथ्य पर बौद्ध नैतिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके पक्ष में तर्क है कि तस्वीर का दूसरा पहलू पक्ष भी है। बाणभट्ट और ह्वेनसांग के विवरण को महज प्रशस्ति लेखन करार देना अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। अगर हम इसका सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो कई बातें इन दोनों लेखकों के पक्ष में जाती हैं, जो यह सिद्ध करती है कि इसके विवरण ऐतिहासिक तथ्यों से भरे पड़े हैं। अगर हम बाणभट्ट की संपूर्ण जीवन वृत्ति पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें उनके विषय में कुछ दिलचस्पी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यद्यपि वह एक विद्वान था, किंतु समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ उसका संपर्क एवं सहचर्य रहा था। बचपन से ही माता पिता के गुजर जाने के कारण उनकी बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। अंततः उसके व्यक्तित्व में अतिरिक्त साहस उत्पन्न होना स्वाभाविक था। उसके लेखन में एक लेखक की विविधता के साथ साथ एक व्यक्ति की ईमानदारी थी। अगर हम हर्षचरित नामक ग्रंथ पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि कई स्थलों पर बाणभट्ट ने ऐसे विवरण दिए जो हर्ष के लिए कष्टकर हो सकते थे, किंतु बाणभट्ट ने उन्हें शब्दों और मुहावरों से ढक दिया। उदाहरण के लिए गृहवर्मा की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने कन्नौज में गद्दी की दावेदारी के लिए सक्रिय प्रयास किया था तथा कन्नौज की कुलीनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश की थी। बाणभट्ट ने इस तथ्य की ओर छिपा हुआ संकेत दिया जब उसने यह लिखा कि इस प्रकार लक्ष्मी ने हर्षवर्धन को आलिंगनबद्ध किया तथा कुछ अनिच्छा से ही किंतु उसे हाथी की पीठ पर बिठा दिया। इस प्रकार का तथ्य हर्षवर्धन तथा भास्कर वर्मन के दूत के बीच वार्ता के क्रम में उभरता है। फिर बाणभट्ट की एक दूसरी कृति कादम्बरी में वैसे मूर्ख राजा की खिल्ली उड़ाई गई है जो अपने गौरव से देवता की बराबरी करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाणभट्ट के प्रशस्तिपूर्ण लेखन से ऐतिहासिक तथ्यों को निकालना कठिन है। ह्वेनसांग के विवरण को भी अप्रासंगिक मानकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित तथ्य ह्वेनसांग के पक्ष में जाते हैं। प्रथमतः उसने यह जीवनी तब लिखी जब वह भारत से लौटकर चीन जा चुका था। दूसरे, उस समय उस पर स्वयं अपने सम्राट चीन के शासक का भी दबाव था। चीन के शासक अपने को सर्वश्रेष्ठ शासक मानते थे। अंततः वे ह्वेनसांग के द्वारा हर्ष की अत्यधिक प्रशंसा सहन नहीं करते। सबसे बढ़कर ह्वेनसांग ने अपने विवरण में कई स्थलों पर अभूतपूर्व निष्पक्षता का परिचय दिया। उदाहरण के लिए पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की, जबकि पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का शत्रु रहा था। उसी प्रकार उसने बल्लभी के मैत्रेय शासक की आलोचना की, तब जबकि वह शासक हर्ष का संबंधी था।
फिर बाणभट्ट और हेनसांग के विवरण की प्रामाणिकता इस आधार पर भी स्थापित की जा सकती है कि उसके द्वारा दी गई कई सूचनाओं की पुष्टि अन्य स्रोतों से भी होती है। उदाहरण के लिए भिटौरा और मधुबन अभिलेख, सोनीपत और नालंदा से प्राप्त मुहर, बांसखेड़ा से प्राप्त तामपत्र, आर मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ आदि। भिटौरा अभिलेख से सूचना मिलती है कि फैजाबाद के क्षेत्र में हर्ष का नियंत्रण था। बांसखेड़ा तामपत्र बंगाल एवं आसपास के क्षेत्रों पर उसके नियंत्रण की पुष्टि करता है। आर मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ से भी हर्ष के सैनिक सफलता की पुष्टि होती है। सबसे बढ़कर उसके महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से भी उसके सकलोतरा पथनाथ कहा गया है। यह संबोधन उत्तर भारत में उनके सैनिक साम्राज्य सफलता को दर्शाता है। बाणभट्ट का हर्षचरित संस्कृत साहित्य में हर्ष में चरित्र लेखन का प्रथम उदाहरण है। यह संस्कृत साहित्य में स्त्री लेखन का मानदंड स्थापित करता है। इस प्रकार हर्षचरित परवर्ती काल के संस्कृत लेखों के लिए आकर्षण तथा ईर्ष्या का विषय हो जाता है। हर्षचरित नामक कृति में हर्ष नायक के रूप में प्रस्तुत हुआ है तथा बाणभट्ट ने इस कृति के माध्यम से संस्कृत गद्य की संप्रेषणीयता को सफलतापूर्वक उजागर किया। फिर भी इस कृति का विशेष महत्व हर्ष के काल के अध्ययन स्रोत के रूप में स्थापित है। हर्ष के जीवन के बाल्यकाल, उनकी युवा अवस्था, उनका सिंहासनारोहण तथा उसके शासन के आरंभिक काल की घटनाओं की जानकारी के लिए हम पूर्णतः हर्षचरित पर निर्भर करते हैं। बाणभट्ट एक बहुश्रुत व्यक्तित्व था तथा वह विभिन्न स्रोतों के लोगों के संपर्क में रहा था। यही वजह है कि उसने हर्षवर्धन के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को समझा तथा बहुत ही सूक्ष्मता से उसका वर्णन किया है। यद्यपि सभी घटनाओं से वह स्वयं परिचित नहीं है, क्योंकि वह हर्ष से बहुत बाद में जुड़ सका। फिर भी उसने उन घटनाओं का बहुत ही विश्वसनीय चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया। हर्षचरित का महत्व इस बात में भी है कि वह हर्ष को एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित कर थानेसर के साथ कन्नौज पर उसके सिंहासनारोहण को वैधता प्रदान करता है। किंतु अध्ययन स्रोत के रूप में हर्षचरित की अपनी सीमाएं भी हैं। यह एक दरबारी कवि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अंततः बहुत ही स्वाभाविक है कि इसने तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया होगा। फिर भी अगर हम गहराई से अवलोकन करते हैं तो इस ग्रंथ के मिथक एवं अतिशयोक्ति से वास्तविक तथ्यों को निकालना संभव है। यही वजह है कि अध्ययन स्रोत के रूप में हर्षचरित का महत्व आज भी स्थापित है। हर्ष के अंतर्गत राजनीतिक विस्तार, वर्धन वंश की प्रतिष्ठा प्रभाकर वर्धन के समय आकर वे वास्तविक रूप में स्थापित हुई। उसके द्वारा ली गई उपाधियां परम भट्टारक और महाराजा धीराज से स्पष्ट होता है कि वह एक सार्वभौमिक एवं शक्तिशाली शासक था। बाणभट्ट इस राजा की अलंकारपूर्ण शब्दों से प्रशंसा करता है तथा उसे हूण हरि केसरी सिंधुराजेश्वर गुर्जर प्रजागर तथा गंधरा घिप गंध द्वीपकटु तिस्जो आदि कहता है। बाणभट्ट द्वारा प्रभाकर वर्धन को उपरोक्त उपाधि देने का मतलब था कि प्रभाकर वर्धन ने हूण, गुर्जर, गंधार, सिंध के राजा
लाट तथा मालवा की राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तथापि यह कुछ हद तक संभव है कि बाणभट्ट के प्रशस्ति लेखन में कुछ अतिशयोक्ति हो। तथापि मालवा पर उसके प्रभाव की पुष्टि होती है, क्योंकि कहा गया है कि मालवा के शासक महासेनगुप्त के 2 पुत्र माधवगुप्त तथा कुमारगुप्त उसके दरबार में रहते थे। इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया तथा मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ अपनी एक पुत्री राजश्री का विवाह किया। इससे वर्धन और मौखरी शासक के मध्य प्रगाढ़ संबंध स्थापित हुए। प्रभाकर वर्धन के पश्चात उसके सबसे बड़े पुत्र राजवर्धन को गद्दी मिली, परंतु इसी समय कन्नौज में मौखरी शासक ग्रहवर्मा की हत्या मालव राज देवगुप्त द्वारा कर दी गई। अपनी बहन के साम्राज्य को बचाने के लिए वह अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को थानेसर का शासन सौंपकर कन्नौज गया। वहां उसने मालव राज को पराजित किया, परंतु गौड़ के शासक शशांक के साथ मिलकर देवगुप्त ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। हर्षवर्धन का राज्यारोहण बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थिति में हुआ था। उसने अपने बड़े भाई एवं बहनोई की हत्या और अपनी इकलौती बहन राजश्री के अपमान का बदला लेना था। अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात हर्षवर्धन को अपनी इच्छा की विरुद्ध मंत्रियों की आज्ञा से स्थानीयसर के राज्य सिंहासन पर बैठना पड़ा। सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के प्रमुख तीन बड़े मिशन थे और तीनों उनके सैनिक अभियानों से संबंध रखते थे। पहला देवगुप्त और शशांक की कार्यवाहियों के चलते पुष्यगुप्त और मौखरी वंश के प्रतिष्ठा को जो क्षति पहुंची उसे पुनः प्राप्त करना। दूसरा, उसने अपने सतत विजय अभियानों के द्वारा दिग्विजय की उपाधि धारण करना था। तीसरे, पुष्यगुप्त के एक छोटे से राज्य को संपूर्ण भारत में विस्तार करना था। राज्यारोहण के पश्चात उसके कन्नौज की तरफ कूच किया। उसने जंगल में जाकर अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया। गौड़ का शासक हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति से भयाक्रांत होकर कन्नौज छोड़कर हट गया। हर्ष ने तत्क्षण उस पर चढ़ाई की, जिसमें तत्काल उसे सफलता नहीं मिली। कन्नौज के सरदार और मंत्रियों ने उत्तराधिकारी के अभाव के कारण सर्वसम्मति से हर्ष को कन्नौज का शासक चुन लिया। थानेसर और कन्नौज के राज्यों के संयुक्त हो जाने से हर्ष के हाथों में काफ़ी शक्ति और संपदा आ गई थी। उसकी बदौलत हर्ष पूर्व की ओर सैनिक अभियान पर निकला। हर्ष के विजय के विवरण के लिए चीनी यात्री हेनसांग के लिखित विवरण और बाणभट्ट के बाण की कृतियां तथा कुछ अभिलेखों पर निर्भर रहना पड़ता है। हर्ष का पहला आक्रमण कन्नौज और गौड़ के बीच के क्षेत्र पर हुआ। हर्ष का प्रमुख उद्देश्य उसने परंपरागत शत्रु गौड़ के शासक शशांक को पराजित करना था। हेनसांग के मतानुसार राज्याभिषेक के उपरांत 6 वर्ष में ही हर्ष ने गौड़ पर अधिकार कर लिया। रोहतासगढ़ से प्राप्त अभिलेख शशांक को महासामंत कहकर यात्री के कथन की पुष्टि भी कर दी। आरमंजूश्री मूलकल्प ने हर्ष द्वारा शशांक की पराजय की पुष्टि होती है। दूसरी तरफ बाणभट्ट के विवरण से भी हर्ष के गौड़ अभियानों पर प्रकाश पड़ता है, परंतु वस्तुतः बौद्ध रचनाओं में भी, जो मूल रूप से हिंसा के विरुद्ध है, हर्ष के द्वारा शशांक के विरुद्ध बल प्रयोग को न्यायोचित करार दिया गया है। हर्षवर्धन ने अपने पूर्वी अभियानों के मध्य सबसे पहले
कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से गौड़ के शासक शशांक के विरुद्ध सिंध की उसकी यह संधि मंडल व्यवस्था के आदर्शों से प्रभावित थी। उसके अनुसार शत्रु का शत्रु मित्र माना जाता है। चूंकि भास्कर वर्मन को शशांक से घोर शत्रुता थी, अतएव उसने हर्ष के साथ अपनी मित्रता स्थापित कर ली। पुंड्रवर्धन ने हर्ष की सेना द्वारा शशांक की पराजय हुई। पुंड्रवर्धन में हर्ष की सेना द्वारा शशांक की पराजय हुई, परंतु इस समय शशांक को अपने साम्राज्य से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल शशांक के राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया गया। गौड़ राज्य के पश्चिम में हर्ष का एवं पूरब में भास्कर वर्मन का राज्य अवस्थित था। फिर 620 ईस्वी में जब शशांक की मृत्यु हो गई तो शशांक कमजोर और विभाजित राज्य के आक्रमण के सम्मुख धराशायी हो गए। फिर 620 ईस्वी में जब शशांक की मृत्यु हुई तो शशांक का कमजोर और विभाजित राज्य हर्ष के आक्रमण के सम्मुख धराशायी हो गए। हेनसांग के अनुसार उसने पूर्व में सैनिक अभियान में हर्ष ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर विजय पाई यथा अयोध्या, हैमुखा, प्रयाग, कौशाम्बी, विशोका, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, रामग्राम, कुशीनगर, वाराणसी, चंचू, वैशाली, व्रजी, मगध, इरना पर्वत, चंपा और कंचगला आदि। इन राज्यों के हर्ष के साम्राज्य में क्या स्थिति थी, इस विषय में हेनसांग मौन है। वस्तु विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रश्न भी हर्ष द्वारा ही निर्धारित किया गया था। हर्ष अपने साम्राज्य की शक्तियों और साधनों को ध्यान में रखकर इन बातों को निर्धारित करता था। कुछ क्षेत्र प्रत्यक्षतः उसके साम्राज्य के अंतर्गत थे तो कुछ क्षेत्रों की स्थिति अधीनस्थ राज्यों की तरह थी। हेनसांग के अनुसार कपिलवस्तु एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर किसी सर्वोच्च शासक का अभाव एवं शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक पद्धति पर आधारित थी। हर्ष ने उस जगह की पवित्रता और विशेष स्थिति का ध्यान रखते हुए प्रचलित शासन व्यवस्था को बरकरार रखने दिया। मगध के शासक के साथ उसने नम्रता दिखलाई। मगध के शासक पुंड्रवर्धन को, जो संभवतः अशोक का वंशज था, हर्ष ने मगध का गवर्नर नियुक्त किया। इन दो अपवादों को छोड़कर हर्ष ने कन्नौज और पुंड्रवर्धन के बीच किसी अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय शासक को बरकरार नहीं रहने दिया। अन्य क्षेत्रों के शासन संचालन के लिए उसने कन्नौज एवं अन्य क्षेत्रों से अधिकारियों की नियुक्ति की। मान्यता है कि फैजाबाद के निकट भिटौरा नामक स्थान से प्राप्त मुद्रा जो शिलादित से संबंध रखते हैं हर्षवर्धन के ही हो सकते हैं। इससे यह साबित किया जा सकता है कि अयोध्या पर हर्ष का प्रभुत्व स्थापित हो गया। प्रयाग वर्धन साम्राज्य का हिस्सा था। यह इस बात से साबित होता है कि वहाँ छठी पंचवर्षीय धार्मिक सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें हेनसांग ने स्वयं भी भाग लिया था। श्रावस्ती भी हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत था। यह बात हर्ष के मधुबन अभिलेख से साबित होते है। पूर्वी भारत के अभियान में हर्ष कजंगल वर्तमान राजमहल तक पहुंचकर रुक गया और वहां उसने अस्थायी निवास बनाया, जहां से उसने विभिन्न राज्यों की कार्यवाही का लेखा जोखा किया। तत्पश्चात वह पुंड्रवर्धन की तरफ बढ़कर शशांक से सामना किया।
हर्ष का पूर्वी भारत अभियान हर्ष के दिग्विजय अभियान का प्रथम चरण था। इस अभियान के द्वारा हर्ष ने न केवल शशांक की शक्तियों को नियंत्रित किया, अपितु रास्ते में पड़ने वाले बहुत से छोटे छोटे राज्यों की निष्ठा भी प्राप्त की। संभवतः शशांक के बढ़ते हुए अत्याचार की प्रतिक्रिया के रूप में भी छोटे छोटे राज्य ने अपनी निष्ठा हर्ष के प्रति समर्पित कर दी। इस तरह पूर्वी गंगा घाटी का अधिकार क्षेत्र मौखरी से छीनकर शशांक के पास आ गया था और पुनः शशांक से छीनकर हर्ष के हाथों में आ गया। इस प्रकार खोई हुई पारिवारिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात हर्ष विजय अभियान के लिए दूसरी ओर मुड़ा, क्योंकि एक चक्रवर्ती राजा की पदवी धारण करने हेतु वह आवश्यक था। भारतीय पंच प्रांतों पर आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से पूरा करने के लिए उसके द्वारा कन्नौज के पश्चिम के क्षेत्रों पर विजय करना आवश्यक था। कन्नौज के पश्चिम गंगा और सतलज के मध्य पड़ने वाले क्षेत्रों पर हर्ष के पूर्वजों का आधिपत्य पहले ही स्थापित हो चुका था, परंतु देवगढ़ और शशांक की कार्यवाहियों के चलते वर्धन परिवार को गहरा धक्का लगा था। हालांकि मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा कन्नौज के शासक की मृत्यु की हत्या के तुरंत बाद ही हर्षवर्धन ने उसे एक युद्ध में पराजित किया, बहनोई की हत्या का बदला ले लिया और हर्ष भी अपने परंपरागत शत्रु शशांक के छक्के छुड़ा दिए थे। फिर भी पश्चिम के छोटे छोटे शासकों एवं सामंतों पर अपनी शक्ति को धाक जमाने एवं कुछ नए क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लाने के लिए पश्चिम की ओर सैनिक अभियान एक बार फिर आवश्यक हो गया था। पश्चिम के सैनिक अभियान के समय रास्ते में पड़ने वाले कतिपय क्षेत्रों का हेनसांग ने नाम गिनाया है। ये निम्नलिखित हैं: कपिला आधुनिक संकिया, पोलीसन्ना आधुनिक अतरंजी खेड़ा, अयच्छत्र पूर्वी रोहिलखंड, गोविसना काशीपुर कनिकट, ब्रह्मगुप्त हरिद्वार के उत्तर पूर्वी पहाड़ी में स्थित मतिपुर आधुनिक मधवार, सुघ्रन आधुनिक सुध, स्थानेश्वर मथुरा, परियात्रा जयपुर के उत्तर में, सतद्रु आधुनिक सरहिंद, कुल्टा कुल्लू, जालंधर और चीन भुक्त पूर्वी पंजाब और टक्का पश्चिम बंगाल में। इन राज्यों के साथ हर्ष के संबंध विभिन्न स्तरों पर आधारित थे। बुंदेलखंड के मतिपुर राज्य पर एक शूद्र राजा का शासन था जो बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। मथुरा पर एक बौद्ध धर्म दीक्षित राजा शासन करता था। उसकी उत्तरी राजस्थान क्षेत्रों के परियात्रा नामक राज्य पर एक वैश्य राजा का शासन था। उक्त राज्य पर हर्ष की विजय की चर्चा बाण के हर्ष चरित्र में भी मिलती है। जालंधर पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसने हाल ही में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। हर्ष ने उसे अपने साम्राज्य का मुख्य धर्म निरीक्षक नियुक्त किया। उस शासक का नाम संभवतः उदित था। उसी प्रकार ब्रह्मपुरा का राज्य परंपरागत रूप में एक स्त्री द्वारा शासित होता था, परंतु यह राज्य थानेश्वर से इतना निकट था कि उसकी निष्ठा संभवतः थानेश्वर के साथ होनी चाहिए। अंततः अन्य 10 राज्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो थानेश्वर के अधीन थे, हेनसांग ने कोई चर्चा नहीं की है। अपने पश्चिम सैनिक अभियान को पूरा करने के पश्चात हर्ष ने थोड़े काल के लिए अपने दिग्विजय योजना को पूरा किया मान लिया होगा। इस तरह हेनसांग के अनुसार हर्ष द्वारा अपने राज्यारोहण के
6 वर्ष के अंतर्गत जिन 5 भारतीयों की बात की बात 5 भारतीयों की बात कही गई है, वह संभवतः उपयुक्त विजय अभियानों की ओर इंगित करता है। इस तरह 612 ईस्वी तक हर्ष के साम्राज्य का विस्तार पूर्व में पुंड्रवर्धन से पश्चिम में व्यास नदी तक हो चुका था। उत्तर भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करने के पश्चात हर्ष आगामी कुछ वर्षों तक प्रशासनिक संगठन के कार्यों में उलझा रहा, जो नवविजित क्षेत्रों का उसके साम्राज्य में एकीकरण के लिए आवश्यक था। तत्पश्चात हर्ष सिंध विजय के लिए प्रस्थान किया। बाण ने हर्ष की सिंध विजय का विवरण दिया। चूंकि सिंध हर्ष के साम्राज्य की सीमा के अत्यधिक निकट था, अंततः उस पर आक्रमण अवश्य संभावित था। चीनी वृत्तांत के अनुसार भी 618 से और 627 के बीच भारत के राज्यों में बहुत उथल-पुथल की स्थिति थी। राजा शिलादित्य ने युद्ध किए एवं ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो पहले कभी नहीं लड़ी गई थी। अतएव ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि हर्ष द्वारा सिंधु और बंगाल की विजय इसी काल में हुई होगी। 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात गौड़ के राज्य में अराजकता छा गई। हर्ष इस मौके का लाभ उठाते हुए 623 ईस्वी तक गौड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हर्ष ने बंगाल के समतट ताम्रलिप्ति, कर्ण सुवर्ण आदि पर कब्जा स्थापित कर लिया। पुंड्रवर्धन पर अपना आधिपत्य पहले ही स्थापित हो चुका था। संभवतः विजय के इस चरण में हर्ष का उड़ीसा पर आधिपत्य नहीं हो पाया, क्योंकि हेनसांग के वृत्तांत में से यह जाहिर होता है कि हर्ष ने 640 ईस्वी में कनगोड़ा पर आक्रमण किया था, जबकि स्वयं हेनसांग ने कामरूप के राजा के आतिथ्य को स्वीकार किया। दूसरी बात, माधव राजा की खुर्द अनुदान के अनुसार संपूर्ण कलिंग पर खुर्द राजा का प्रभुत्व स्थापित था और वह अनुदान उसके द्वारा कंगोडा स्थित विजय पड़ाव से जारी किया गया था। फिर चीनी वृत्तांत से यह बात जाहिर होती है कि सीमित काल तक ही माधव राजा का उड़ीसा में प्रभुत्व स्थापित था, क्योंकि उड़ीसा के अधिकांश भाग पर हर्ष का कब्जा हो चुका था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के अंतर्गत सिंध और बंगाल क्षेत्र और मानव शक्ति शामिल हो जाने के पश्चात हर्ष की शक्ति काफ़ी बढ़ गई। अंततः वह सैनिक विजयों की नई योजना बनाने के लिए पुनः प्रोत्साहित हुआ। हर्ष का ध्यान सबसे पहले वल्लभी की ओर गया, जिसकी विजय इस दृष्टि से भी आवश्यक थी कि वह चालुक्य शासक पुलिकेशिन की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध तरंगरोध का कार्य करती। 629 ईस्वी वल्लभी के मैत्रक शासक धारसेन तृतीय की मृत्यु हो गई और उसके अनुज ध्रुवसेन बालादित्य वल्लभी के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। 630 ईस्वी में हर्ष ने वल्लभी के शासक को पुलकेशिन के प्रभाव के घेरे से मुक्त किया और स्थायी रूप में उसके साथ मित्रता के संबंध स्थापित किए। स्वाभाविक रूप से यह विजय हर्ष को एक महत्वपूर्ण तर्कसंगत सैनिक अभियान की ओर ले गया, जो पुलकेशिन के क्षेत्रों पर हर्ष द्वारा नियोजित आक्रमण से संबंध था। जिस तरह हर्ष ने समस्त उत्तरी भारत को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया, उसी तरह दक्षिण के एक बड़े भाग को पुलकेशिन ने जीतकर अपने अधीन कर लिया। हर्ष के दक्षिण अभियान के मार्ग में पुलकेशिन सबसे बड़ा रोड़ा था। अंततः दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी था। हेनसांग ने हर्ष और पुलकेशिन के मध्य लड़े गए युद्धों की चर्चा अपने वृत्तांत में की है। हेनसांग ने लिखा कि जब सम्राट
जब महान सम्राट हर्ष पूर्व और पश्चिम पर आक्रमण कर रहा था और निकट एवं दूर के देश कांपते हुए उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे, तो महाराष्ट्र के लोगों ने महान नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अधिनायकत्व में उनके अधीन होना अस्वीकार कर दिया। हेनसांग के अनुसार हर्ष के पंच हिंद उत्तरी भारत की समस्त सेनाओं के साथ तथा विभिन्न प्रदेशों के योग्यतम सेना नायकों को लेकर पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। हेनसांग के वर्णन की पुष्टि रविकीर्ति के वर्णन में भी होती है। एहोल अभिलेख में रविकीर्ति यह लिखता है कि हर्ष युद्ध में मारे गए हाथियों के दृश्य देखकर काफ़ी व्याकुल हुआ। रविकीर्ति के अनुसार वह युद्ध नर्मदा के तट पर हुआ था। इस युद्ध में सफलता पुलकेशिन द्वितीय के जीवन की महान घटना थी। इसके बाद पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। इस युद्ध की तिथि के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। संभवतः यह युद्ध 630 ईस्वी में जब हर्ष ने वल्लभी पर विजय पाई और 634 ईस्वी जब एहोल अभिलेख का लेखन हुआ के मध्य लड़ा गया था। दक्षिण क्षेत्रों की सीमा द्वारा हर्षवर्धन का आक्रमण इस बात को इंगित करता है कि हर्ष का उद्देश्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना था। हालांकि उसके साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा मौर्य साम्राज्य की तुलना में अत्यधिक ढीला एवं और अधिक विकेंद्रीकृत और गुप्त साम्राज्य से भी ढीला ढाला था। फिर भी उसका उद्देश्य मौर्य और गुप्त शासकों की तरह अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करना था। परंतु पुलकेशिन के हाथों पराजय होने के पश्चात हर्ष को अपनी योजना स्थगित कर देनी पड़ी और नर्मदा नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा बन गई। दक्षिण विजय में अवरोध स्थापित होने एवं पश्चिम का विजय अभियान पूरा होने के पश्चात कश्मीर का अभियान हर्ष का महत्वपूर्ण सैनिक अभियान था। हेनसांग जो 631 से 633 के बीच कश्मीर में ही उपस्थित था, उसने यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि कश्मीर एक महत्वपूर्ण राज था। कल्हड़ की राजतरंगी में हमें ज्ञात होता है कि हर्ष के कश्मीर अभियान के समय कश्मीर का शासक दुर्लभ वर्धन था। हर्ष की श्रेष्ठ सैनिक दक्षता को देखकर कश्मीर अभियान के समय कश्मीर का शासक दुर्लभ वर्धन था। हर्ष की श्रेष्ठ सैनिक क्षमता को देखकर कश्मीर का शासक भयभीत हो गया। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत का अवशेष लाया। हेनसांग भी अपनी कश्मीर की यात्रा में कश्मीर के एक स्तूप बुद्ध के एक दांत रखे होने के चर्चा करता है। दूसरी तरफ उसकी आत्मकथा में हर्ष द्वारा महात्मा बुद्ध के एक दांत के अवशेष प्राप्त किए जाने की बात की गई है। यह घटना हेनसांग के कश्मीर यात्रा पूरा होने के पूरा किए जाने की संभवतः 2 या 3 वर्षों के पश्चात घटित हुई। यदि घटना 635 से 636 ईस्वी में के समय घटित हुई, परंतु हमें यह भी ज्ञात है कि कश्मीर के इस अभियान के पश्चात हर्ष ने पुनः कश्मीर से कोई संपर्क नहीं रहा। लगता है कि उसने कश्मीर अभियान का उद्देश्य कश्मीर पर अपनी धाक जमाना था, न कि वहां स्थायी रूप से अपनी प्रभुता स्थापित करना था। 640 ईस्वी में हर्ष ने उड़ीसा विजय के लिए प्रस्थान किया। उसने उत्तरी उड़ीसा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हेनसांग की आत्मकथा में हर्ष की उड़ीसा विजय की चर्चा की गई है। उसके अनुसार हर्ष ने एक बौद्ध संत जयसेन को उड़ीसा के 80 बड़े शहरों का राज्य देने की पेशकश की। कुछ विद्वानों के अनुसार हर्ष ने उड़ीसा के मार्ग से सुदूर दक्षिण तक अपना सैनिक अभियान कार्यान्वित किया। इस धारणा का मुख्य आधार मैसूर के
शिमोगा मैसूर के शिमोगा जिले के गड्डेमान नामक गांव से प्राप्त प्राचीन कन्नड़ में लिखित एक अभिलेख है। दूसरी तरफ हर्ष के एक दरबारी कवि मयूर अपने एक संस्कृत श्लोक में हर्ष की उपलब्धि की चर्चा की है। उसके अनुसार हर्ष ने कुंतल कांची चोल की भूमियों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया, परंतु यह बात सही नहीं प्रतीत होती। मयूर के लेखक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसका उद्देश्य एक विश्ववासी दरबार के नाते अपने संरक्षक के राज्य का अखिल भारतीय विस्तार देखना था। उसी तरह कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष ने नेपाल तक अपनी प्रभुत्ता स्थापित की। यह धारणा इस तर्क पर आधारित है कि अंशुवर्मन जो 7वीं सदी में नेपाल का शासक था, अपने अभिलेख की तिथि के निर्धारण में हर्ष के संवत को अपनाया था, परंतु यह धारणा सही नहीं प्रतीत होती है। 641 ईस्वी शिलादित्य हर्ष ने मगधराज की उपाधि धारण की। उसने फारस और चीन के राजनीतिक संबंध स्थापित किए। सम्राट हर्ष ने चीन के शासक के पास एक ब्राह्मण दूत भेजा। चीन के शासक ने वाग हायून टसी की अध्यक्षता में कुछ दूत भेजे। तारानाथ के ग्रंथ से पता चलता है कि सम्राट हर्ष और ईरान के शासक एक दूसरे के पास भेंट भेजी। इस प्रकार हर्ष के विवरण तथा अन्य अभिलेख और साहित्यों से स्थापित होता है कि हर्ष का राज्य आधुनिक पंजाब के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गंजाम सहित उड़ीसा तक फैला हुआ था। यह कहना कि उसके राज्य में संपूर्ण उत्तर भारत था पूर्णतः असत्य होगा। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिंध, गुजरात, राजपूताना, कामरूप आदि उस समय स्वतंत्र राज थे। इसके साथ हर्ष के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण थे। बल्लवी पूर्वी और पश्चिमी मालवा और सिंध पर उनका शासन था, परंतु ये क्षेत्र हर्ष के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। हर्ष का शत्रु चालुक्य के अभिलेख में भी हर्ष को सकलोत्पथनाथ कहा गया है। उत्तर भारत के समकालीन राजाओं पर हर्ष का विशेष प्रभाव संगीत दुभूति से भी व्यक्त होता है। उनका व्यवहार केवल वही कर सकता था। हर्ष की प्रतिष्ठा अपने देश से बाहर भी झलकती है। जब हर्ष के इस पत्र में जिसने लिखा था कि हेनसांग को भारत और चीन के मध्य भारत में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, सभी राजाओं के द्वारा सुनवाई जाती थी।